Hello student, this is Rakesh Yadav here. Today we are going to study the Coulomb's law from electrostatics, chapter number 1. This is proposed by the Charles Augustin de Coulomb when this was proposed in 1785. Coulomb's law क्या बताता है? Coulomb's law आपको बताता है कि अगर दो चार्जेज आपके किसी भी मीडियम में प्लेस किए हुए हैं, रखे हुए हैं, तो उन दो चार्जेस के बीच में एक इंटरैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब कूलम्ब्स ने ये बताया कि जो इंटरैक्शन फोर्स लगेगा अगर दो चार्जेज ये हमारे हैं, एक मान लेते हैं हमारा Q1 है और दूसरा क्या है हमारा Q2 है। कैसा चार्ज है भाई? ये पॉइंट चार्ज है हमारा। ठीक है, दिस इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। तो इन्होंने बताया कि अगर ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 एक दूसरे से किसी डिस्टेंस दैट इज r डिस्टेंस पर प्लेस किए हुए हो, तो इन दोनों बीच के बीच जो इंटरैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स दैट इज Fe, दैट इज डिनोटेड बाय Fe, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, दैट इज द स्टेटमेंट टेल अस द interaction force is directly proportional to the multiplication of charge। सेकेंड एक्शन आपको बताएगा कि अगर दोनों के बीच में डिस्टेंस r हो तो वो डिस्टेंस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसे हम इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। कूलम्ब्स लॉ को हम इनवर्स लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम कंबाइन करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हम बोल सकते हैं कि Fe विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा दैट इज K Q1 Q2 अपान में r स्क्वायर। और इस k को हम बोलते हैं क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या फिर इसी को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है? k की वैल्यू होती है भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू किसके लिए भाई? फ्री स्पेस के लिए। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिए या फिर एयर के लिए। अब इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। के की यूनिट क्या होगी बच्चा? के की यूनिट की अगर बात करेंगे हम तो इस r को इधर ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज Fe इंटू r स्क्वायर अपान में Q1 Q2। तो F की यूनिट हो जाती है न्यूटन और r स्क्वायर की हो जाएगी मीटर की स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या है? चार्जेज है, चार्जेस का स्क्वायर हो जाएगा दैट इज कूलम्ब स्क्वायर। तो द यूनिट फॉर k इज 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है बच्चा? हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ इतना जानना है कि इस पूरे की वैल्यू जो होती है k की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12। अब अगर इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं इधर तो ये के इनवर्स में आ जाएगा। तो जस्ट जो आपके पास यूनिट है के की उसकी इनवर्स कर देंगे तो यूनिट मिल जाएगी किसकी?
एप्सिलॉन नॉट की। तो यहां से यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा है कूलम्स लॉ और ये फार्मूला है कूलम्स लॉ का, दैट इज एफ ई इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब हम पढ़ते हैं आगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्स लॉ को। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो सपोज करते हैं दो चार्ज है हमारे पास, प्लस Q1 और ये प्लस Q2, एक दूसरे से r डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड पर ये प्लेस किए हुए हैं। ठीक है, और ये r डिस्टेंस ये हमारा जो होगा पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे। अगर पोजीशन वेक्टर, तो यहाँ पे डिस्टेंस वेक्टर को, अगर पोजीशन वेक्टर को हम शो करेंगे तो ये इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं Q1 से Q2 तो R12, और इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो R21, वेक्टर R21। ठीक है, अब ये इस पे चार्ज लगाएगा, चार्ज Q1 पे चार्ज Q2 जो फोर्स लगाएगा उसको अगर हम डिनोट करते हैं F12 से, तो जो Q2 पे फोर्स लगाएगा कौन, Q1 लगाएगा, दैट इज F21। ठीक है, तो यहां पे फोर्स ऑन चार्ज Q1 कितना आएगा, F12 इक्वल्स टू कौन लगाएगा, K Q1 पे लगेगा, कौन लगाएगा, Q2 लगाएगा, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस यही है R स्क्वायर। साथ में डायरेक्शनल वेक्टर कौन सा होगा, Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, तो दैट इज यूनिट वेक्टर ऑफ R21। अब दूसरा आगे लिखेंगे, फोर्स ऑन चार्ज Q2, तो कितना आएगा, F21 इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q1 Q2 अपान डिस्टेंस तो वही होगी R स्क्वायर। पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, Q1 लगा रहा है Q2 पे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ R12। और हमको एक चीज और पता है, वी नो दैट पोजीशन वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं हम। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर R12 लिखना चाहें हम, R12 का यूनिट वेक्टर, तो क्या होगा, R12 का वेक्टर अपान में मॉड ऑफ R12। इसी तरीके से R21 भी लिख सकते हैं, R21 का यूनिट वेक्टर मॉड वेक्टर ऑफ R21 अपान में मॉड ऑफ R21। तो ये चीज हम देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो मॉड R के बराबर ही है, तो मॉड ऑफ R12 इक्वल टू मॉड ऑफ R2 ही है। वी नो दैट मॉड ऑफ R12 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R21 इक्वल्स टू R। ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट दोनों की डायरेक्शन अलग है, एक डायरेक्शन इस तरफ है, एक डायरेक्शन इस तरफ है। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि जो हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ R12 है इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ यूनिट वेक्टर ऑफ R21 के। तो हम देख रहे हैं डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है, तो फोर्स भी क्या होगा, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा और इसके कारण इस पे जो लगेगा, ये एक दूसरे को क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो हम लिख सकते हैं F12 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। और ये हमको क्या बताता है, ये बताता है कि दो चार्जेज अगर किसी भी सिस्टम में प्लेस किए हुए हैं, दो चार्जेज किसी भी सिस्टम में प्लेस किए हुए हैं, तो वो दोनों चार्जेज एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस अप्लाई करते हैं। और इससे प्रूव होता है कि जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। सो यहां पे लिख सकते हैं कूलम्स लॉ follow the
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो जो कूलम्स लॉ है ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि अगर कहीं पे किसी भी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्जेज होंगे, ठीक है, दो से ज्यादा चार्जेज होंगे, तो उसके कारण जो टोटल फोर्स लगेगा किसी भी चार्ज पे उसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें एक एजम्पशन है हमारा, कूलम्स लॉ जो है ये सिर्फ और सिर्फ दो चार्जेस के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और कूलम्स लॉ में सुपरपोजिशन में एक एजम्पशन है, उस एजम्पशन में हम लिखते हैं कि जो आपका थर्ड चार्ज होगा, थर्ड चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम does not disturb the force between two charges। जैसे सपोज करते हैं एक चार्ज यहां पे हमने Q0 रख दिया और एक चार्ज यहां पे Q1 रख दिया और एक चार्ज यहां पे Q2 रख दिया और एक यहां पे हमने रख दिया Q3 रख दिया। इसकी डिस्टेंस हमने R1 मान ली, इसकी R2 मान ली, इसकी R3 मान ली। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका जो फॉलो करेगा ये सिर्फ ये बताता है कि ये टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है। जो कूलम्स लॉ है हमारा ये टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स है, और टू बॉडी इंटरेक्शन फोर्स का मतलब अगर कोई भी थर्ड ऑब्जेक्ट, थर्ड चार्ज इसमें कोई सिस्टम में आता है तो थर्ड चार्ज इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना हो Q0 पे तो F नेट की बात जब हम करेंगे तो F नेट हो जाएगा समेशन ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस। इट मींस समेशन ऑफ F1 प्लस समेशन ऑफ F2 प्लस समेशन ऑफ F3, जितने भी होंगे डैश डैश सबको हम जोड़ देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो जो रिजल्टेंट मिल जाएगा दैट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। तो यहां पे निकालते हैं जरा। यहां पे अगर हम F1 की बात करते हैं तो F1 कितना आएगा बच्चा? अगर Q0 पे फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है? Q1 लगा रहा है, तो दैट इज K टाइम्स ऑफ Q0 Q1 अपान डिस्टेंस कितनी है? R1 स्क्वायर। साथ में डायरेक्शनल वेक्टर एक R1 का। F2 निकालेंगे तो कितना आएगा? K टाइम्स ऑफ Q0 Q2 अपान में R2 स्क्वायर, साथ में डायरेक्शनल वेक्टर R2 का। और अगर F3 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? K टाइम्स ऑफ Q0 Q3 अपान में R3 का स्क्वायर, साथ में R3 का डायरेक्शनल वेक्टर। तो टोटल फोर्स अगर निकालना है, टोटल फोर्स, तो इन तीनों को क्या करेंगे? इंडिविजुअल ऐड कर देंगे, हम सिंपल अलजेब्रिक सम को फॉलो करेंगे। तो यहां से हमको मिल गया F नेट हो जाएगा हमारा F1, मतलब F1 की वैल्यू डायरेक्ट हम रख देते हैं K टाइम्स ऑफ Q0 Q1 अपान में R1 स्क्वायर इंटू R1 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, प्लस K टाइम्स ऑफ Q0 Q2 अपान में R2 का स्क्वायर, साथ में R2 डायरेक्शनल वेक्टर, प्लस K टाइम्स ऑफ Q0 Q3 अपान में R3 स्क्वायर, साथ में R3 डायरेक्शनल वेक्टर। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है हमारे पास? कॉमन दिख रहा है K टाइम्स Q0, तो कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचा हमारे पास? Q1 अपान में R1 स्क्वायर, साथ में R1 डायरेक्शनल वेक्टर, प्लस Q2 R2 स्क्वायर, साथ में R2 का डायरेक्शनल वेक्टर, प्लस Q3 साथ में R3
r3 का स्क्वायर साथ में r3 का डायरेक्शनल वेक्टर। इतने ऐसे भी होंगे, जितने भी होंगे हम सबको ऐड करते जाएंगे इंडिविजुअली। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ नेट को, इसको समराइज करके लिख सकते हैं हम, इस पूरे को समराइज करके लिख सकते हैं क्या, k टाइम्स ऑफ क्यू नॉट समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to m, इसको इसकी जगह क्यू आई अपान में आर आई साथ में आर आई का डायरेक्शनल वेक्टर। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, हमने क्या करना है, यहाँ पे i इक्वल्स टू एक बार 1 रखेंगे तो क्यू 1 अपान आर 1 आ जाएगा, एक बार 2 रखेंगे तो क्यू 2 अपान आर 2 आ जाएगा। ऐसे जितने भी सिस्टम ऑफ चार्जेज होंगे, जितने भी चार्जेज प्रेजेंट होंगे किसी भी सिस्टम में, उन सभी का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे विद डायरेक्शन, तो हमको मिल जाएगा क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से टोटल नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि अगर किसी भी सिस्टम पे या फिर किसी भी चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा और वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या फिर वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो एक से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा उसका टोटल सम करेंगे विद डायरेक्शन, तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हमने समझा। इक्विलिब्रियम में फिर से समझ लेते हैं कि अगर एक चार्ज है हमारे पास या फिर 2 चार्जेस है, उन चार्जेस पे एक से ज्यादा फोर्स, इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब एक से ज्यादा फोर्स आएगा। ठीक है, तो एक से ज्यादा फोर्सेस अगर एक्ट कर रही हैं तो उन फोर्सेस का सम करेंगे और विद डायरेक्शन अगर लेंगे साइन के साथ, डायरेक्शन साइन के साथ लेंगे, तो टोटल सम जो होगा वो 0 आना चाहिए। यही हमारा बताता है इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये कि टू चार्जेस विल बी like and second condition, third charge will be unlike, मतलब कि 2 चार्जेस सेम नेचर वाले होने चाहिए और एक जो तीसरा चार्ज हमने 2 चार्जेस के बीच में या फिर 2 चार्जेस के बाहर रखे हैं उसका नेचर क्या होना चाहिए, अनलाइक, अपोजिट नेचर वाला होना चाहिए। तो सपोज करते हैं यहाँ पे हमने रख दिया 2 चार्जेस को, Q1 को, और यहाँ पे रख दिया Q2 को, और यहाँ पे एक थर्ड चार्ज स्मॉल q प्लेस कर दिया, और ये स्मॉल q की डिस्टेंस Q1 से हमने सपोज कर लिया दैट इज x, और ये टोटल डिस्टेंस इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने कंसिडर कर लिया r है। तो अब जब इस पे हम फोर्स लगाने जा रहे हैं तो अगर ये चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में है तो वो कितने डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में होगा। तो मान लेते हैं कि इसके कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज F1 और इसके कारण जो लगेगा दैट इज F2। तो हम F1 निकालते हैं। F1 क्या आएगा, F1 आएगा हमारे पास क्या, K टाइम्स ऑफ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, K टाइम्स ऑफ Q1 के अपान में डिस्टेंस कितना रखा हमने यहां से x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 हो गई। F2 निकालते हैं, तो F2 मतलब ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा इस चार्ज पे, तो दैट इज K टाइम्स ऑफ Q2 Q अपान में R माइनस x का होल स्क्वायर। यही तो होगा, ये डिस्टेंस की यही तो होगी। अगर ये टोटल R है और ये x है तो ये बचेगी R माइनस x हमारे पास। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, इसको बनाते हैं। तो अभी हमने सुपरपोजिशन थ्योरम में पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल सम ऑफ द फोर्सेज होगा, जो नेट फोर्स होगा दैट इज इंडिविजुअल सम ऑफ द फोर्सेज विद डायरेक्शन। तो यहाँ पे
नेट फोर्स की अगर बात करते हैं, एफ नेट की बात करेंगे तो F1 प्लस F2 लिखेंगे, बट ध्यान रखिएगा F1 की डायरेक्शन ये है और F2 की डायरेक्शन ये है, तो ये दोनों के दूसरे अपोजिट हो गए, तो यहाँ पे क्या कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। और ये माइनस साइन हमको क्या लिख सकता है, ये टोटल सम क्या होगा, नेट फोर्स इक्विलिब्रियम होने के लिए 0 होना चाहिए, तो यहां से लिख सकते हैं क्या, F1 इक्वल्स टू F2। F1 की वैल्यू यहां से है हमारे पास K टाइम्स ऑफ Q1 Q अपान में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ Q2 Q अपान में R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, K से K कैंसिल आउट हो रहा है, स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया हमने, तो हमने कैंसिल कर दिया तो हमें क्या मिला, इसको इतना रफ करें तो हमको मिल गया Q1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपान R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो Q1 के साथ ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो दैट इज R माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। टेकिंग क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर दिख रहा है, इधर भी स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों का टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ Q1 आ जाएगा, साथ में R माइनस एक्स आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा स्क्वायर रूट लेने पे, और ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, और ये x हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x ही फाइंड आउट करना है, x ही तो फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस होगा हमारा। ठीक है, तो इस x को निकालने के लिए इस Q1 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये Q1 x हो जाएगा माइनस का, और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये Q1 x यहाँ पे प्लस, और ये प्लस Q2 x, तो इधर बचेगा r, साथ में ये Q1 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ Q1 के साथ, और ये इधर जब जाएगा तो रूट ऑफ Q1 x प्लस रूट ऑफ Q2 x, तो x कॉमन लेंगे तो रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख दें रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 दैट इज x। तो दो चार्जेज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, दो चार्जेस के बीच में एक थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस Q2 इनटू R। R क्या है हमारी, R डिस्टेंस है इन दोनों चार्जेस के बीच में। अब बात कर लेते हैं जरा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, किसका, जो हमने ये थर्ड चार्ज रखा है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो कि ये इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में रहे और इसके साथ भी इक्विलिब्रियम में रहे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इसके मैग्नीट्यूड के लिए बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। x की वैल्यू हमने निकाल ली अभी, x कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ Q1 इंटू R अपान में स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2, ये आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए फोर्स ऑन Q1 निकालते हैं, फोर्स ऑन Q1 कितना होगा, ये कितना लगाएगा इस पे, ये कितना लगाएगा, दैट इज K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q अपान में एक्स स्क्वायर प्लस ये भी तो लगाएगा, ये इस पे कितना लगाएगा, दैट इज ऑफ K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। Q1 Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज दिस, एंड Q1 और Q के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज दिस। अब क्या करना है आपको, यही तो इंडिविजुअल टोटल फोर्स लगाएंगे, अगर किसी एक चार्ज को कंसीडर करते हैं तो ये दोनों चार्ज मिलकर इस पे इतने ही फोर्स लगाएंगे, तो यहां से हम देखते हैं जरा, और ये चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो यहां से देखते हैं हम इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू जीरो आना चाहिए, और K Q1 Q अपान में एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, K से K कैंसिल आउट हो गया, स्मॉल q निकालना है आपको, इधर इसको ट्रांसफर कर दो, तो स्मॉल q इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, और ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान में इधर आएगा तो Q1 हो जाएगा, और ये Q1 से Q1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ
Q2 अपान में R स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, तो रख दो स्क्वायर रूट ऑफ Q1 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 साथ में R और करेंगे पूरे का स्क्वायर बिकॉज ये स्क्वायर। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो ये सभी स्पेस स्क्वायर रूट हट जाएंगे, ये R स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन माइनस ऑफ Q1 Q2, ये हमारे पास Q2 है, और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, दैट इज Q1, और अपान में ये दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो अपान में लिख लेते हैं रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर, साथ में हमारे पास यहाँ पे R का स्क्वायर करें तो R स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर और अपान में एक R स्क्वायर हमारे पास ये वाला है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन के Q के लिए आ जाएगा हमारे पास Q विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ Q1 Q2 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 का होल स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस के लिए हमें मिल गया क्या कि अगर x हमारा जो थर्ड चार्ज है, थर्ड चार्ज कैसा होना चाहिए, अपोजिट नेचर का होना चाहिए, और दो चार्जेस जो है सेम नेचर के होने चाहिए। तो थर्ड चार्ज ये देखिए अपोजिट नेचर का मिल गया, माइनस साइन के साथ आ रहा है, ठीक है। ये Q1 Q2 यहाँ पे चार्ज रख देंगे, अगर वैल्यू रख देंगे तो हमको मिल जाएगा Q की वैल्यू, ठीक है। और ऐसे ही x की वैल्यू निकालेंगे रूट ऑफ Q1 अपान में स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 साथ में R। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम। इक्विलिब्रियम ऑफ सस्पेंडेड चार्ज सिस्टम, ठीक है। अगर हमारे चार्ज सिस्टम कैसे हैं, सस्पेंड किए हुए हैं किसी भी थ्रेड से या फिर किसी भी स्ट्रिंग से, तो अगर मान लेते हैं ये एक चार्ज है और एक चार्ज ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड हम सेम रखते हैं Q एंड Q का, दोनों पे चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम क्या करते हैं x पुट करते हैं, और इस थ्रेड की लेंथ L रखते हैं और इस भी थ्रेड की लेंथ L रखते हैं हम, ठीक है। इस थ्रेड की लेंथ L, इस थ्रेड की लेंथ L हो गई हमारे पास, और यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लगेगा, एक टेंशन फोर्स लगेगा इस थ्रेड के बीच में, दैट इज T, और सेम टेंशन फोर्स यहाँ भी लगेगा, दैट इज T। और ये मान लेते हैं हम कि किसी एंगल थीटा पे सस्पेंडेड है, किसी एंगल थीटा पे सस्पेंडेड है। तो इस टेंशन की दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये टेंशन थीटा एंगल पे लगा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल होगा और एक कंपोनेंट इसका वर्टिकल होगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये कितना होगा, अल्टरनेट एंगल हो गया, वर्टिकली अल्टरनेट, ठीक है, तो दैट इज थीटा। तो ये थीटा है तो इसके साथ क्या आएगा, ये कॉस थीटा, तो t कॉस थीटा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा हमारा t साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा एक्ट करता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द चार्ज, जिस लाइन में आपका चार्ज प्लेस किया हुआ होगा उसी लाइन में एक्ट करेगा, ठीक है। अब एक मास, अगर इसका मास m है तो एक वेट होगा, दैट इज mg। इतनी चीजें दिख रही हैं हमको, क्लियर, ठीक है। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं समेशन ऑफ fx अगर निकालते हैं तो समेशन ऑफ fx में क्या आएगा, x डायरेक्शन में कितना लग रहा है भाई, ये t साइन थीटा, तो t साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ई, ये तो लग रहा है, और समेशन ऑफ एफ वाई कितना लग रहा है, वाई डायरेक्शन में जितने फोर्स लग रहा है कितने लग रहे हैं, एक तो लग रहा है टी कॉस थीटा और दूसरा लग रहा है एम जी। तो यहां से इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, इसको इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ ई अपान एम जी। और ये टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा हमारा tan थीटा
इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ से हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ ई आ जाएगा के, ये भी चार्ज क्यू है, ये भी चार्ज क्यू है, तो दैट इज क्यू इंटू क्यू, क्यू का स्क्वायर अपान में डिस्टेंस कितना है, एक्स डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया दैट इज एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर साथ में एम जी। फ्रॉम द डायग्राम if theta is very small then sin theta will be equals to tan theta। अगर हमारा थीटा जो ये एंगल बन रहा है ये बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और डायग्राम में हम साइन थीटा इक्वल्स टू निकाल सकते हैं, क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये साइड परपेंडिकुलर हो गई और ये साइड हाइपोटेनस हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस x है तो ये कितना हो जाएगी, x/2 हो जाएगी, ये भी x/2 हो जाएगी। तो दोनों हाफ हो जाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह x/2, हाइपोटेनस की जगह l लेंथ हमने लिया, दैट इज x/2l। तो ये साइन थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, tan थीटा के। ये तो हमने देखा कि अगर थीटा हमारा बहुत छोटा है तो साइन थीटा और tan थीटा दोनों इक्वल हो सकते हैं, और साइन थीटा हमने निकाल लिया x/2l। तो इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या मिल जाएगा हमको, यहां से हमको मिल जाएगा आपका x/2l, tan थीटा की जगह ये रख देंगे x/2l इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर एम जी। और इस x की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो x क्यूब हो जाएगा, इधर ट्रांसफर होगा तो क्यूब हो जाएगा, इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर 2l अपान में एम जी। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसके लिए, डिस्टेंस के लिए। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, जब ये इक्विलिब्रियम में होंगे सस्पेंडेड चार्जेस आपके, अगर इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों एक दूसरे से के क्यू स्क्वायर इंटू 2l अपान एम जी डिस्टेंस का पावर 1/3 के इक्विलिब्रियम पे होंगे। अगर बहुत इंटरेस्टिंग केस, एक बात करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। अगर ये सिस्टम पूरा हमारा कहां पे हो जाए भाई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, कहां पे हो जाए, इफ whole system is in artificial सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में है तो क्या होगा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होगा तो वहां पे जी क्या होता है, जी लगभग आपका 0 होता है। तो मतलब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, और जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस ये पूरा अलाइनमेंट हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे भी की होगा, यहाँ पे भी की होगा, और ये दूसरे से कितने एंगल पे, 180 डिग्री पे होंगे। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भैया, ये L था ना, ये भी L था, यहां से अगर सेंटर पॉइंट लेते हैं तो ये L था, ये भी L था, तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 2L, ठीक है। और यही तो हमारा x था, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाउ x विल बी इक्वल टू 2L। अब हमको क्या देखने को मिलेगा कि जब ये सैटेलाइट में होंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होंगे, तो जो टोटल टेंशन आपका लगेगा वो टेंशन बराबर हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। ये जब भाई ये सभी 0 हो जाएंगे, ये सभी 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट आपका काम करेगा। तो ये कंपोनेंट आपका ये थीटा तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, साइन 181 होता है आपका, तो यहां हो जाएगा t इक्वल्स टू एफ ई। और एफ ई की वैल्यू क्या होती, k टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या था, x था, तो x स्क्वायर हो जाएगा, और x की जगह आप कितना हो गया हमारे पास, 2L। तो फार्मूला निकल के आ गया हमारे पास k
क्यू स्क्वायर अपान 4L स्क्वायर। तो ये टेंशन आ गया कब, जब हमारा क्या होगा, ये टोटल सैटेलाइट सिस्टम में होगा, हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल सिस्टम जो होगा टोटल आर्टिफिशियल सैटेलाइट में होगा, तो जो वहां पर जी इफेक्टिव होगी वो जीरो होगा, और जब जी इफेक्टिव जीरो होगा तो ये कंपोनेंट आपका जीरो और ये कंपोनेंट आपका जीरो, सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट बचेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये एक दूसरे से बहुत दूर पे जाएंगे। ठीक है भाई, जी काम ही नहीं करेगा तो सिर्फ और सिर्फ इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। वही तो टेंशन क्रिएट करेगा हमारे थ्रेड्स में, हमारे वायर्स में, हमारे स्ट्रिंग्स में। ठीक है, और ये टेंशन बराबर हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स डिस्टेंस यहाँ पे हमने लिया था, और एक्स अब यहाँ पे कितना हो गया, एल प्लस एल दैट इज 2L। तो ये फार्मूला निकल के आएगा टेंशन के लिए। थैंक यू सो मच।